हाय देयर, कैसे हो भाई सब लोग। वेल गाइस, एक बार फिर से वापस आया हूँ आप लोगों के लिए एक और आर्टिकल लेकर के। वेल गाइस, जो आज का आर्टिकल है उसको कराने से पहले आपको फिर से कहना चाहूँगा कि भैया लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। सभी दोस्तों तक पहुँचा दो वीडियो को, बस इतना ही बहुत है, इतना ही प्यार चाहिए आप लोगों का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। भाई जो आज का हम लोगों का आर्टिकल है वो है कि किस तरह से अमेरिका जो है उसने टैरिफ वॉर ओपन किया, टैरिफ वॉर शुरू किया, और वो चाहता है कि चाइना को किसी तरीके से काबू कर ले और चाइना जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उस पर वो थोड़ा सा लगाम लगा दे। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने अब एशिया की तरफ रुख कर लिया, मतलब एशिया के वो देश जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छी आउटपुट मिल सकती है, हम लोग अपना बिजनेस जो है अमेरिका से थोड़ा सा हटा करके इन देशों में फैला सकते हैं, और यहाँ पे फैलाने से हम लोगों की जो इकॉनमी है उसको भी हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, उसी के ऊपर आज का हम लोगों का आर्टिकल रहेगा। बट आर्टिकल करने से पहले हम लोग देखते हैं फटाफट से इसकी वो कैप। और एक और बात भाई, थोड़ा सा जो आज का आपका आर्टिकल है वो लेंथी रहने वाला है, तो बुजुर्गों दिल थाम के बैठिएगा और थोड़ा सा हम लोग फास्ट आज रीडिंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज, पहले वोकैब की बात करते हैं। सबसे पहला शब्द जो आप लोगों के पास है वो है कोएलिशन। कोएलिशन मीन्स एक साथ मिलकर बना हुआ ग्रुप, समूह, उसको कोएलिशन बोलते हैं। जब भी किसी शब्द के लास्ट में शन लगा हुआ आ जाए, मैंने ये बात आपको कई कई बार बताई है, यदि कभी किसी भी वर्ड के पीछे शन लगा हुआ हो बुजुर्गों, तो शन का सीधा सीधा मतलब होता है नाउन। सन मीन्स नाउन, तो भैया ये एक नाउन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे शन है। तो जितने भी ऐसे वर्ड होंगे, डेकोरेशन, अमेलियरेशन, ओके, कुछ भी जिसमें शन का साउंड आपको आता है, ठीक है, वो क्या बन जाएंगे? वो नाउन बन जाएंगे। सो एक साथ मिलकर बना हुआ गठबंधन, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड कोएलिशन। सिनोनिम्स क्या हो गए? ग्रुप, अलायंस और यूनियन। एंड इफ यू पीपल टॉक अबाउट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए डिवीजन, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट टकराव, डिवीजन चीज़ों का डिवाइड हो जाना, टुकड़े हो जाना उसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हम लोगों के पास है, several small parties formed a coalition to fight the election. कई छोटी छोटी पार्टियों ने एक ग्रुप बना लिया इलेक्शन में लड़ने के लिए। नेक्स्ट सेकंड वर्ड दैट वी हैव हियर इज, सेकंड वर्ड जो हमारे पास है वो है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट। अब अगली बात, जिन शब्दों के पीछे क्या आ जाए, एट लिखा हुआ आए। यदि हम सफिक्स एट की बात करें तो एट जब भी आता है, ट की साउंड जो पैदा कर रहा है, वो ज़्यादातर वर्ब मिलेंगी आपको उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में। आप ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म पैदा कर सकते हैं। सो कैलिब्रेट, कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड, सो इट इज़ अ वर्ब। बुजुर्गों, ये क्या है? एक वर्ब है। कैलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना या फिर सेट करना, कैलिब्रेट करना, ठीक है। गिटार बजाने से पहले, ठीक है, जो गिटारिस्ट होता है वो क्या करता है? वो उसको कैलिब्रेट करता है, उसकी वायर्स वगैरह सेट करता है, तो उसको कहते हैं कैलिब्रेट करना। यदि मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो वो है एडजस्ट करना, सेट करना, करेक्ट करना। एंड एंटोनिम्स जो हम लोगों के हैं वो हैं डैमेज, मिसअलाइन और डिस्टर्ब कर देना। एग्जाम्पल जो हम लोगों का है वो ये रहा बुजुर्गों, द टेक्नीशियन कैलिब्रेटेड द मशीन बिफोर यूजिंग इट। सो कैलिब्रेट करना, कैलिब्रेट, ठीक है जी, वो गिटार वाला भाई को याद करके कैलिब्रेट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी, एलिजिबिलिटी, इटी, ITY, ये क्या दिखाएगा? ये भी दिखाएगा नाउन को। एलिजिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी, ओके। तो इटी साउंड भी क्या जा रहा है? इटी साउंड भी आपको नाउन पैदा करके देगा। किसी चीज़ के पास होना या नज़दीकी, प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। प्रॉक्सिमिटी मतलब किसी चीज़ से क्लोजनेस, नियरनेस किसी चीज़ से, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। सिनोनिम्स की अगर बात करूँ तो नियरनेस, क्लोजनेस एंड एडजेसेंसी, ये क्या है? ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड व्हेन वी पीपल टॉक अबाउट इट्स एंटोनिम्स, यदि मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो एंटोनिम्स हैं डिस्टेंस, रिमोटनेस, आइसोलेशन। डिस्टेंस, रिमोटनेस, रिमोट है ना, रिमोट दूर के लिए बोलते हैं, तो रिमोटनेस एंड आइसोलेशन, उसको वो इसके एंटोनिम्स हुए। एंड इफ यू पीपल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, यदि बात करें हम लोग एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है द स्कूल्स प्रॉक्सिमिटी टू द हाईवे मेक्स इट ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू रीच। स्कूल्स प्रॉक्सिमिटी टू द हाईवे, स्कूल का हाईवे के पास होना उसे छात्रों के लिए आसान बना देता है वहाँ तक पहुँचना। नेक्स्ट वन इज इंसुलेट।
इंसुलेट, देखिए वही बात, इंसुलेट वो जो ऊपर हुई थी यही बात यहाँ हुई, इंसुलेट तो क्या हो गई, वर्ब हो गई। सेकंड और थर्ड फॉर्म में आप डी लगा दोगे, इंसुलेटेड इंसुलेटेड। इंसुलेट का मतलब है किसी को बाहरी असर से बचाना या अलग रखना, दैट इज कॉल्ड इंसुलेट। यदि मैं बात करूँ इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स हैं प्रोटेक्ट करना, आइसोलेट करना, शील्ड करना। एंड एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ, दे आर एक्सपोज कर देना किसी को, कनेक्ट करना, रिवील करना। एंड फॉर एग्जाम्पल वी पीपल कैन गो फॉर दिस, गुड क्लोथ्स इंसुलेट योर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड। जो अच्छे कपड़े होते हैं वो आपके शरीर को बचाते हैं ठंड से। Next word that we have is ramification, ramifications, ramification। ये फिर शन का वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया, ये एक नाउन बन गया, किसी फैसले या घटना के परिणाम या असर, दैट इज कॉल्ड ramification। यदि मैं बात करूँ सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स है consequences, सिनोनिम्स आपके हुए consequences, outcomes, results। एंटोनिम्स हुए causes, sources and origins। सो एग्जाम्पल की यदि मैं इसकी बात करूँ तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो है, ही डिडंट थिंक अबाउट द रैमिफिकेशंस ऑफ हिज डिसीजन। ही डिडंट थिंक, उसने नहीं सोचा अपने निर्णय के परिणामों के विषय में। सो रैमिफिकेशंस मतलब परिणाम। तो अब अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। China's strategic push. Asia ties amid tariff tensions by हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली। ठीक है जी, राइटर का नाम हो गया। चाइनाज स्ट्रैटेजिक पुश, थोड़ा सा तेजी से पढ़ेंगे। चीन की रणनीतिक पहल, एशिया टाइज अमिड टैरिफ टेंशंस, टैरिफ के तनावों के बीच एशिया के साथ संबंध, ये हम लोगों का आज का शीर्षक है, टाइटल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। Beijing's Southeast Asia outreach may complicate the US's efforts to build a coalition to isolate or deter China economically. Beijing's Southeast Asia outreach, बीजिंग मतलब चाइना की बात कर रहे हैं, बीजिंग की दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच अमेरिका के उन प्रयासों को जटिल बना सकती है जिसका उद्देश्य एक गठबंधन बना करके चीन को अलग थलग करना या उसको रोकना है। अलग थलग करना, आइसोलेट करना, अलग थलग कर देना, डैटर रोकना, स्टॉप करना। कोएलिशन आपने पढ़ ही लिया, ग्रुप, संगठन। तो वापस यदि बात करें तो इसका मीनिंग हो गया, ये पंक्ति दिखा रही है कि चीन का एशियाई देशों के साथ जो संपर्क बढ़ रहा है उससे अमेरिका के वो एफर्ट्स, वो उसकी रणनीतियाँ जिससे वो चीन को आर्थिक तौर पर अलग करना और रोकने की कोशिश करेगा, उसको बहुत एक हद तक जो है उसमें बाधा का काम किया जा सकता है। मतलब वो जो एशिया के देशों से जुड़ रहे हैं, यूएस जो कोशिश कर रहा है कि एक ग्रुप बना करके चाइना को आर्थिक तौर पर सबसे अलग कर दे और अलग थलग कर दे और पीछे हटा दे, रोक दे, उस चीज़ में वो बाधा बन सकती है वो चीज़ चाइना वालों की। ये मूव जो उन्होंने किया, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग 3 nations tour of South Asia, April 14 to 18, 25, to Vietnam, Malaysia and Cambodia had one goal, to pitch Beijing as the only reliable partner of choice। अब यहाँ इस पार्ट पे आप देखिएगा एक बार, यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग्स 3 nation tour of South Asia। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण पूर्व एशिया की 3 देशों की यात्रा, जिसमें कि वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया शामिल थे, हैड वन गोल, उसका एकमात्र उद्देश्य था क्या, टू पिच बीजिंग। यहाँ पिच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पिच का मतलब हो गया प्रस्तुत करना, टू पिच बीजिंग एज द ओनली रिलायबल पार्टनर ऑफ चॉइस, कि वो बीजिंग को एकमात्र भरोसेमंद साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर सकें। उसका बस ये गोल था उनका वहाँ घूमने जाने का, उन 3 देशों की यात्रा पे, कि यही एक रिलायबल पार्टनर है। यानी कि वो दिखाना चाह रहा है कि चीन ही
इन देशों का सबसे विश्वसनीय आर्थिक और रणनीतिक भागीदार बन सकता है। ये चीज़ दिखाने के लिए वो वहाँ पे गए। नेक्स्ट, facing what is at the moment a 145% tariff on Chinese exports imposed by Trump administrations, China is actively recalibrating its external economic engagement, especially in geographies where it enjoys strategic proximity and relatively receptive partners. Facing what is at the moment a 145% tariff on Chinese exports. ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी निर्यातों पर 145% टैरिफ लगाए जाने की स्थिति में चीन अपने बाहरी आर्थिक जुड़ाव को पुनः संतुलित कर रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उसे रणनीतिक निकटता और अपेक्षाकृत अनुकूल साझेदार प्राप्त हैं। इसका मतलब हो गया, अमेरिका की कठोर व्यापार नीतियों के कारण चीन अपनी रणनीतियों को फिर से गढ़ रहा है और अपने निकटवर्ती क्षेत्र और विश्वसनीय साझेदार ढूंढ रहा है। मतलब जहां पे उसकी पहले से थोड़ी साझेदारी रही है वहां पे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज पे वो काम कर रहा है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज द साउथ एशिया outreach is not just routine diplomacy. It is a considered move by Beijing to mitigate external economic pressure, project stability, and cement its leadership narrative in the Indo-Pacific Ocean. The Southeast Asia outreach is not a routine diplomacy. ये जो दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच है ये उनकी पारंपरिक कूटनीति नहीं है, मतलब शुरू से वो ऐसा नहीं करते आए हैं। इट इज़ अ कंसीडर्ड मूव। कंसीडर्ड ने यहाँ काम किया एडजेक्टिव का, कंसीडर्ड, क्योंकि नाउन से एकदम पहले आया, मूव के पहले। कंसीडर्ड मूव मतलब सोच विचार कर उठाया गया कदम। यह एक सोच समझ कर उठाया गया कदम है बीजिंग के द्वारा टू मिटिगेट हमने किया था कम करना, टू मिटिगेट एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर, ताकि वो बाहरी आर्थिक दबाव को कम कर सके। प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी, स्थिरता का संदेश दे सके। एंड सीमेंट इट्स लीडरशिप नरेटिव इन द इंडो पैसिफिक ओशियन, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने नेतृत्व की छवि को सीमेंट कर सके मतलब एक तो सीमेंट वही है जो आप समझ रहे हो, घर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, वहाँ नाउन की तरह यूज़ हो गया। यहाँ सीमेंट इन्होंने लगाया है एक वर्ब की तरह, सीमेंटेड। ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, सीमेंटेड। इसका मीनिंग बनेगा सुदृढ़ करना, किसी चीज़ को ठोस बनाना। नेक्स्ट, तो इसका मतलब हो गया कि चीन रणनीति सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, द विजिट ऑल्सो कम्स इन द वेक ऑफ द सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्क रिलेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। The visit also comes in the wake of the Central Conference on Work relating to neighboring countries. यह यात्रा पड़ोसी देशों से संबंधित कार्यों पर केंद्रीय सम्मेलन जो कि 8 और 9 अप्रैल को था के तुरंत बाद की गई। जो केंद्रीय सम्मेलन हुआ, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके एकदम बाद ये यात्रा की गई। This relatively rare workshop was attended by senior party leaders. This relatively rare workshop was attended by senior party leaders and underscored the importance of fostering a community with a shared future with neighboring states. This relatively rare workshop was attended by senior party leaders and underscored the importance of fostering a community with a shared future with neighboring states. इस अपेक्षाकृत दुर्लभ सम्मेलन में वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाग लिया और पड़ोसी देशों के साथ साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की महत्ता को रेखांकित किया। तो ये जो दुर्लभ सम्मेलन हुआ इसमें वरिष्ठ पार्टी के नेता आए और साथ में पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने साझा किया कि हम लोग एक ऐसा
भविष्य बनाएंगे जिसमें सभी समुदायों को बराबर उन्नति के चांसेस मिलें। मतलब यहाँ कह रहा है कि चीन ये संकेत देना चाहता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि साझा समृद्धि भी है। ये बात की ओर वो इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों का टाइटल आ गया एज अ बफर एंड अ ब्रिज। एज अ बफर एंड अ ब्रिज। बफर का मतलब है ढाल। एज अ बफर एंड अ ब्रिज, इसका बफर का मतलब जो है ढाल रहता है, और ब्रिज का आप मतलब समझ ही गए जी, वही पुल। द बफर एंड ब्रिज का मतलब हो गया कि ढाल और पुल के रूप में कैसे चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। देखिएगा, China is keen to insulate itself from the ramification of a deepening trade war with the US, which now extends beyond tariff to export controls, technology bans, and financial decoupling. China is keen to insulate itself. चाइना यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह अमेरिका के साथ गहराते व्यापार युद्ध के दुष्परिणामों से खुद को बचा सके, जो अब केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है बल्कि एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी कि निर्यात नियंत्रण, टेक्नोलॉजी बैंस, तकनीकी प्रतिबंध, और फाइनेंशियल डीकपलिंग यानी कि वित्तीय अलगाव तक फैल गया है। इसमें साफ बात बनी है कि चीन जो है वो अपने आप को अमेरिका के साथ जो उसका युद्ध गहराता जा रहा है उससे दूर करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये युद्ध अब सिर्फ टैरिफ तक नहीं रहा बल्कि वो लोग उनके एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल काबू करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी बैन लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, और उनके फाइनेंशियल जो चीज़ें चल रही हैं उसको डीकपल करना चाह रहे हैं। मतलब जहाँ से उनको पैसे आ रहे हैं उस चीज़ को वो डीकपल करना चाह रहे हैं, उससे अलग करना चाह रहे हैं, पैसों की सप्लाई तोड़ना चाह रहे हैं उनकी, सीधी बात ये है। तो इसलिए उस व्यापार युद्ध से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट साउथ ईस्ट एशिया सर्व्स एज अ बफर एंड अ ब्रिज। और इस परिक्षेप में यदि बात की जाए तो जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, वो एक ढाल और पुल के रूप में कार्य करता है। इट ऑफर्स चाइना रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो रेजिलियंट है, मतलब वो आसानी से रूप बदल लेती है। रेजिलियंट, टूटती नहीं है, लचीलापन है उसमें। It offers China resilient trade channels, manufacturing alternatives, and diplomatic partners to collectively push back against the narrative of de-risking or containment led by Washington. It offers China resilient trade channels. किसकी बात कर रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया की। जो साउथ ईस्ट एशिया है वो चीन को मजबूत व्यापारिक रास्ते, उत्पादन के वैकल्पिक केंद्र और ऐसे कूटनीतिक साझेदार प्रदान करता है जो मिलकर अमेरिका द्वारा फैलाए गए जोखिम कम करने या नियंत्रण के नैरेटिव का विरोध कर सके। जो अमेरिका द्वारा ये बात फैलाई जा रही है कि हम जोखिम कम कर रहे हैं और नियंत्रण इस नाम से, मतलब इस नैरेटिव से जो वो काम कर रहा है उसको दूर करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा काम कर सकता है। इसका सीधा मतलब हो गया कि चीन उस क्षेत्र में साझेदार बनाकर इस क्षेत्र को, साउथ ईस्ट एशिया को अपने साथ लगा करके अमेरिकी दबाव का मुकाबला कर सकता है और वो करना चाहता है। नेक्स्ट, under US President Donald Trump, Cambodia could face a combined tariff of up to 59%, including a 10% universal tariff and an additional 49% once a 90-day pause ends. While Vietnam and Malaysia would be hit with tariffs of 46% and 24% respectively. अंडर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में कंबोडिया को कुल 59% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 10% जो है उनका वो यूनिवर्सल टैरिफ रहेगा सार्वभौमिक, और 49% जो है वो उन लोगों का अतिरिक्त शुल्क शामिल रहेगा जो 90 दिन के समाप्त होने पर लागू होगा। जबकि वियतनाम और मलेशिया को 46 और 24% टैरिफ लग सकता है।
ये आंकड़े इन्होंने दिए, एक डाटा दिखाया कि इतना इतना उन लोगों पे ये टैरिफ लगा सकता है। कन्वर्सली मतलब अमेरिका उनके साथ भी ये चीज़ कर सकता है। कन्वर्सली मतलब इसके विपरीत। अब यहाँ से कन्वर्सली एक कनेक्टर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब आइडिया चेंज होता है। अगर यहाँ आपने एक बात की, जब अगली बात एक बिल्कुल नई बात शुरू करोगे तो कन्वर्सली से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्सली मिस्टर जीज मैसेज was that China is open for business, supports multilateralism policies, multilateralism, and opposes unilateral coercion, a direct rebuttal to US policies. इसके विपरीत देखो, अमेरिका तो इन लोगों पे भी इतने इतना टैक्स लगाएगा, लेकिन इसके विपरीत चाइना वाले क्या कह रहे हैं? इसके विपरीत राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश यह था कि चीन व्यापार के लिए खुला है। सपोर्ट्स मल्टीलेटरलिज्म, वो बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन करता है। एंड अपोजेस यूनिलेटरल कोर्जन, और एक तरफा दबाव। कोर्जन था दबाव, ये हम लोगों ने पहले भी किया था। यूनिलेटरल, यूनी का मतलब एक होता है, मल्टी का मतलब बहुत सारा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह का एक तरफा दबाव हम लोग नहीं सहते और हम लोग उसका विरोध करते हैं। अ डायरेक्ट रिबूटल टू यूएस पॉलिसीज, जो ये स्टेटमेंट है वो अमेरिका की नीतियों का सीधा सीधा खंडन है, कि सीधा खंडन कर दिया गया अमेरिका की नीतियों का। नेक्स्ट देखिएगा, In Vietnam, his meeting with key Vietnamese leaders resulted in the signing of 45 cooperations agreement. वियतनाम में उनकी प्रमुख वियतनामी नेताओं के साथ बैठक के बाद 45 सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मतलब उन्होंने 45 समझौते किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, in Malaysia, discussions focused on enhancing economic cooperation and addressing regional security concerns. In Malaysia, discussions focused on enhancing economic cooperation and addressing regional security concerns. मलेशिया में चर्चाओं का केंद्र आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना था। मलेशिया में जो इनके चर्चा का मुख्य विषय रहा वो रहा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, एंड एड्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं हैं उनके ऊपर ये चर्चा रही। The two countries signed over 30 agreements encompassing sectors such as the digital economy, artificial intelligence, agriculture and infrastructure development. और इन दोनों देशों के बीच लगभग 30 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे क्षेत्र शामिल थे। मतलब इन्होंने 30 अग्रीमेंट जो है मलेशिया के साथ किए, 45 ये वियतनाम के साथ करके आए उस यात्रा के दौरान। मतलब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उधर अपनी पैठ बनाने की। द कंबोडिया विजिट, मिस्टर जीज फर्स्ट सिंस 2016, underscored China's role as Cambodia's largest investor and trading partner, with bilateral trade exceeding $15 billion in 2024. कंबोडिया की यात्रा, जो कि 2016 के बाद पहली थी, ने इस बात को रेखांकित किया कि चीन कंबोडिया का सबसे बड़ा निवेशक और व्यापारिक साझेदार है और 2024 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $15 अरब से अधिक रहा। मतलब 2016 के बाद कंबोडिया की विजिट इस बात को अंडरस्कोर करना, मतलब इस रेखांकित करना, इस चीज़ को रेखांकित करती है किसको, कि चाइना का क्या रोल है कंबोडिया के साथ आर्थिक तौर पर। तो चीन और कंबोडिया के बीच मजबूत आर्थिक रिश्तों को ये हिस्सा दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल these agreements, particularly the Funan Taco Canal project in Cambodia, are an effort to show that China continues to offer public goods and economic opportunities while the US pivots toward protectionism. All these agreements, particularly Funan Taco Canal project, देखिएगा इन सभी समझौतों, विशेष रूप से कंबोडिया के फुनान टैक्चो नहर परियोजना का उद्देश्य यह दर्शाना है कि चीन अब भी सार्वजनिक सुविधाएं और आर्थिक अवसर प्रदान करता है, जबकि अमेरिका संरक्षणवाद यानी कि प्रोटेक्शनिज्म
की ओर बढ़ रहा है। मतलब इन सभी एग्रीमेंट्स में चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ, और अमेरिका जो है वो केवल आत्म केंद्रित है और सीमित है, वो केवल अपने तक ही सीमित है। वो ये चीज़ यहाँ सबको दिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोजेक्ट अ कॉन्ट्रास्ट, इसका विरोधाभास कहाँ से प्रस्तुत होता है, इसके अपोजिट। बियॉन्ड इकोनॉमीज द विजिट वॉज ऑल्सो अबाउट आइडियोलॉजिकल एंड normative competition as Beijing attempts to draw a contrast between its model of non-interference and economic engagement and what it portrays as US interventionism and ideological rigidity. Beyond economies, the visit was also about ideological and normative competition. बियॉन्ड इकोनॉमीज, सिर्फ आर्थिक स्तर पर नहीं, आर्थिक स्तर से ऊपर उठकर अगर देखा जाए, The visit was also about ideological and normative competition. ये यात्रा अगर अर्थव्यवस्था से ऊपर उठ के देखोगे, आर्थिक स्तर से ऊपर उठ के देखोगे, तो ये जो यात्रा थी वो विचार धारा के तौर पर और नैतिक प्रतिस्पर्धा के बारे में थी। मतलब विचारधारा अपनी दिखाई, नैतिक प्रतिस्पर्धा के ऊपर थी। As Beijing attempts to draw a contrast between its model, क्योंकि बीजिंग यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका हस्तक्षेप नहीं करने वाला और आर्थिक सहयोग पर आधारित मॉडल अमेरिका के हस्तक्षेपवाद और विचारधारात्मक कठोरता से अलग है। मतलब ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है, जिस मॉडल पे हम काम करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा ये है कि सब लोग इकट्ठे होकर के बढ़ें आगे की ओर, और हम उन पे अपनी सोच को नहीं थोपना चाहते। जबकि यदि बात की जाए चाइना की, तो उनका मॉडल जो है वो इससे बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज दिस नरेटिव particularly resonates in Cambodia, which has long been a close political ally of Beijing, and to a lesser extent in Malaysia, where the government has sought to mostly maintain a balanced foreign policy between major powers. This narratively particularly resonates. ये कहानी खासकर कंबोडिया को बहुत प्रभाव डालती है। पर्टिकुलरली रेजोनेट्स इन कंबोडिया, प्रभाव डालना। ये कहानी खासकर कंबोडिया में बहुत प्रभाव डालती है, रेजोनेट प्रभाव डालना। विच हैज़ लॉन्ग बीन अ क्लोज पॉलिटिकल एलाई ऑफ बीजिंग, जो लंबे समय तक बीजिंग का एक नज़दीकी सहयोगी रहा है। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन मलेशिया, और कुछ हद तक मलेशिया में भी, जहाँ सरकार ने थोड़ा कम लेवल पे, बट वहाँ पे भी ठीक प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ पर सरकार ने वेयर द गवर्नमेंट हैज सोट टू मोस्टली मेंटेन अ बैलेंस्ड फॉरेन, जहाँ सरकार ने प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की कोशिश की है। मतलब वो किसी के भी साइड झुकना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ, चाइना के साथ प्यार बना रहे, किसी के साथ किसी तरह का झगड़ा उनका ना हो। नेक्स्ट, मिस्टर Xi's call to advance a code of conduct in the South China Sea, support for infrastructure development through the Belt and Road Initiative, and lay an emphasis on cultural linkages are part of this soft power strategy. Mr. Xi's call to advance a code of conduct, दक्षिण चीन सागर में आचरण संहिता को आगे बढ़ाने का मिस्टर सी की अपील। मिस्टर सी ने अपील की कि दक्षिण चीन सागर में कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका है के जरिए आधारभूत ढांचे के विकास का समर्थन देना और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देना, ये सब उसकी सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा है। मतलब ये सब उसकी एक रणनीति का हिस्सा है, इस तरीके से उनको अपने साथ लगाना बाकी देशों को। It seeks to recast China not just as a neighbor but as a normative leader in regional order building, offering an alternative vision to the US-led liberal international orders. It seeks to recast China. इसका उद्देश्य चीन को सिर्फ एक पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण में एक नैतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करना है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाले उदार अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का एक विकल्प देता है। इट सीक्स टू रिकास्ट चाइना, मतलब ये जो इन लोगों की स्ट्रैटेजी है, ये जो इनकी सॉफ्ट पावर रणनीति इनकी रही,
वो उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो चीन को सिर्फ एक पड़ोसी के रूप में नहीं दिखा रहे दूसरे देशों को, बल्कि वो दिखा रहे हैं कि हम भी एक नेतृत्वकर्ता हैं, नैतिक नेतृत्वकर्ता, यानी कि नॉर्मेटिव लीडर, नैतिक हैं, नॉर्मेटिव लीडर, नैतिक नेतृत्वकर्ता, यानी कि नेतृत्व करने वाले हैं और नैतिक तौर पर, ऐसे नहीं कि अमेरिका जैसे दबदबा करके, नहीं, प्यार से, कि सबका विकास, सबका साथ। हमारे वाली बात हो गई। द टाइमिंग ऑफ दिस विजिट इज पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। इस यात्रा का जो समय था वो राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण वो देखिएगा। यूएस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया हैज बीन एपिसोडिक and often perceived to be reactive despite Washington's measures to the contrary. US engagement with South Asia has been episodic. दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अमेरिका की जो भागीदारी रही है वो एपिसोडिक रही है। एपिसोडिक का मतलब कभी ठीक से लिंक बन गए, कभी फिर टूट गए, कभी फिर अच्छे लिंक बन गए, कभी फिर टूट गए, एपिसोड्स में चला, असंगत रही। And often perceived to be reactive despite Washington's measures to the contrary. और ख़ास तौर पर प्रतिक्रिया जो है वो कैसी रही है, रिएक्टिव रही है। उसको कैसा माना गया, रिएक्टिव माना गया। भले ही वाशिंगटन इसके विपरीत कदम उठाए हों, मतलब वो कहीं ना कहीं रिएक्टिव उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट, The US Indo-Pacific strategy is also often seen in a part of the Association of Southeast Nation as security heavy and narrowly focused on countering China. The US's Indo-Pacific strategy is also often seen in parts of Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, as security heavy and narrowly focused on countering China. The US's Indo-Pacific strategy, अमेरिका की भी जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उनकी, उसको एशियान के कई देशों में अक्सर सुरक्षा पर अत्यधिक केंद्रित और सिर्फ चीन का मुकाबला करने वाली रणनीति के रूप में देखा जाता है। मतलब जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो यूएस की स्ट्रैटेजी है उसको ऐसा नहीं देखा जाता कि वो देशों की भलाई के लिए काम कर रहा है, बल्कि उसको ऐसे ज़्यादा देखा जाता है कि वो चाइना को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है और सुरक्षा पे ज़्यादा वो केंद्रित है। मतलब ज़्यादातर जोर उसका चाइना को ही रोकने पे रहता है। जब भी ये स्ट्रैटेजी इस तरह की बनाता है तो एशियन देशों में उसको ऐसा देखा जाता है। Mr. Xi's visit, in contrast, offers tangible deliverables, infrastructure projects, digital collaboration, trade facilitation, and security dialogues. इसके विपरीत जो जी की यात्रा है वो ठोस परिणाम लेकर आती है, जैसे आधारभूत परियोजनाएं, डिजिटल सहयोग, व्यापार को आसान बनाना और सुरक्षा पर बातचीत। मतलब जहां एक तरफ यूएस की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ ये है कि वो चाइना को किसी तरीके से रोक सके, सुरक्षा पे बात कर सके केवल, ठीक है। लेकिन मिस्टर जी ने जो बातचीत की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा इससे हट करके आधारभूत परियोजनाएं, जैसे कि डिजिटल कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, डिजिटल सहयोग, ट्रेड फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट मीन्स आसान बना देना, तो ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब व्यापार करने को आसान बना देना, एंड सिक्योरिटी डायलॉग्स, और उसके अलावा सुरक्षा पर बातचीत, इस चीज़ पर केंद्रित इनकी बातचीत रही। नेक्स्ट, by visiting key Asian members, he also played into intra-Asian dynamics. महत्वपूर्ण एशियान देशों की यात्रा कर उन्होंने एशियन के अंदर की गतिशीलता को भी साधने की कोशिश की है। इंट्रा एशिया डायनामिक्स मतलब एशियान के अंदर जो गतिशीलता है उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने पकड़ में लेके आने की कोशिश की है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, द एफर्ट टू डीपन टाइज विद वियतनाम ट्रेडिशनली वेरी ऑफ चाइनीज assertiveness in the South China Sea is an attempt to reassure Hanoi. एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण के लिए वियतनाम, जिसके साथ उसके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और उनके साथ उनका पारंपरिक रूप से दक्षिण चीन सागर को लेकर के आक्रामक रुख रहा, या ये कहो कि वियतनाम जो है उसके साथ संबंधों को गहरा करने का ये एक प्रयास है। जो पारंपरिक रूप से वियतनाम जो है वो पारंपरिक रूप से चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख को लेकर सतर्क रहा है। हनोई को आश्वस्त करने की ये एक कोशिश है। मतलब चीन जो है, वियतनाम जो कि
दक्षिण चीन सागर को लेकर के इनके साथ थोड़ी खटपट रही है और हमेशा सतर्क रहा है चीन को लेकर के, उनको भी वो एक बार वापस तसल्ली देना चाह रहे हैं, आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। एक तरीके से उनका भी विश्वास जीतने की कोशिश है। इन मलेशिया, चाइनाज एम्फेसिस ऑन पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन and BRI collaboration appeals to the government that is cautious about becoming a pawn in the US-China rivalry. इन मलेशिया, ये देखो ये वाली एक और बात इंपॉर्टेंट, मलेशिया में चीन का शांतिपूर्ण ढंग से विवाद सुलझाना है और BRI में सहयोग पर जोर देना वहाँ की सरकार को आकर्षित करता है जो अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता में मोहरा बनने से बचना चाहती है। मतलब जो मलेशिया है वो नहीं चाहता कि हम US चाइना की आपसी झगड़े के बीच में एक मोहरा बन के रह जाएं, लेकिन उनको भी इनकी एक दो बात जो है वो समझ आ रही है। While Washington continues to emphasize security partnerships through AU, KUS, Australia, the United Kingdom and the US and the Quad, that is Australia, Japan and the US, and bilateral alliances, China is doubling down on economic diplomacy where the US is perceived to have underdelivered. While Washington continues to emphasize security partnership, जहां वाशिंगटन सुरक्षा साझेदारियों पर जोर देता है जैसे AU के US, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, क्वाड जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जाते हैं, और द्विपक्षीय समझौते, जहां एक तरफ चीन इन चीज़ों पर जहां एक तरफ अमेरिका इन चीज़ों पर जोर देता है, वहीं इसके विपरीत चीन जो है वो आर्थिक कूटनीति पर ज़्यादा जोर दे रहा है। चाइना इज डबलिंग डाउन ऑन इकोनॉमिक, डबलिंग डाउन ज़्यादा जोर देना, डबलिंग डाउन फोकस करना ज़्यादा, चाइना जो है वो ज़्यादा जोर दे रहा है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर, अपनी वो आर्थिक कूटनीति पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। वेयर द US इज परसीव्ड टू हैव अंडर डिलीवर्ड, जहाँ पर अमेरिका थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, मतलब थोड़ा आर्थिक तौर पर उतनी मदद वो नहीं दिखा रहा, आर्थिक तौर पर अब ये आर्थिक तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा मदद दिखा रहे हैं दूसरे देशों को। Initiatives such as the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity have been criticized for lacking market access incentives in contrast to China's clear offers of investment and trade. ये देखिएगा, initiatives such as Indo-Pacific Economic Framework, Indo-Pacific Economic Framework जैसे अमेरिकी प्रयासों की आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि उनमें बाजार में पहुंच की सुविधा नहीं है, जबकि चीन स्पष्ट रूप से निवेश और व्यापार के प्रस्ताव दे रहा है। सीधी बात यह है कि चीन तो सीधा सीधा बाहें खोल के कह रहा है कि भैया आ जाओ, बेच दो जो बेचना और खरीद लो जो खरीदना है, लेकिन अमेरिका जो है उसके प्रयास थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहा है। सो भाई ये आज का आप लोगों का आर्टिकल था, आई होप आपके समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया भाई, मैंने एक बार फिर भी कहा, पहले भी कहा था, मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, एक मैसेज आप ज़रूर डाल दिया करो, ठीक है, और लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात, भाई देखिए आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भैया मैसेज ज़रूर किया करें, बताया ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। आप मेरे को टेली पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो कि कैसा चल रहा है और कंटिन्यू हम करें या ना करें, या कुछ चेंजेस हम लोग इसमें करें, क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं।